अस्सलाम वालेकुम। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें ताकि तमाम नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। न जाने रात के कौन से पहर में सोया और सुबह बहुत जल्द आँख खुल गई। शेव किया और जब रशीद साहब जागे तो मैं गुस्ल वगैरह से फारिग हो गया था। अरे खैरियत, आज इतनी सुबह? हाँ, बस आँख खुल गई। खूब शहर और तफरीह की खुशी है शायद, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और रशीद साहब गौर से मुझे देखने लगे। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। क्यों? मैंने पूछा। कुछ नहीं मियाँ, जरा कहकशा का आवाज़ दो, चाय पियेंगे। रशीद साहब गर्दन हिलाते हुए बोले। जाग गई होंगी, अभी सुबह ही। नमाज बाकायदगी से पढ़ती है? पढ़ चुकी होगी। बेहतर, मैंने कहा और बेतकल्लुफ़ी से अंदर चला गया। अब मेरी हैसियत घर के एक फर्द की सी थी और किसी भी जगह आने जाने में कोई रोक टोक नहीं थी। मैं अंदरूनी कमरे की तरफ चल पड़ा और फिर दरवाजे में कदम रख कर मैं ठिठक गया। एक पैकर नूर मेरे सामने था, सादा से सफ़ेद लिबास में मलबूस, सफ़ेद दुपट्टा जिससे पेशानी तक ढकी हुई थी, धुली धुली पुरनूर आंखें जिनमें खुदाए बुजुर्ग व बरतर की अकीदत झांक रही थी। सफ़ेद सफ़ेद हाथ दुआ के लिए फैले हुए थे, न जाने खुदा से क्या मांग रही थी। मेरे कदमों की आहट पर इसकी आंखें मेरी तरफ उठ गई और मैंने उन आंखों में अजीब सी रोशनी देखी, जैसे नन्हे नन्हे चिराग अचानक रोशन हो गए हों। और इस पुरसहर मंजर का मेरे ऊपर बहुत असर हुआ। मैं मबहूत सा होकर इसे देखने लगा। आज की कहकशा हमेशा से मुख्तलिफ थी। आज की कहकशा वो ना थी जिसे मैं देखता आया था, और वो भी किसी शहर में गिरफ्तार हो गई थी। इसके हाथ दुआ के अंदाज में फैले हुए थे और आंखें मुझे देख रही थी। न जाने कितनी देर गुजर गई, न जाने कितना वक्त गुजर गया, और फिर रशीद साहब की आवाज़ ने हम दोनों को चौंका दिया। हम दोनों ही उछल पड़े थे। हाजिर हुआ, मैंने कहा, और कहकशा ने जल्दी से दोनों हाथ चेहरे पर फेर लिए। फिर इसने खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए मुझे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी लंबी दुआ मांगी जा रही थी, मैं संभल कर मुस्कुराते हुए बोला, और कहकशा शर्मा गई। इस दुआ में हम भी शामिल थे या नहीं? मैंने पूछा। कहकशा की निगाहें झुक गईं। हाजिर हुए थे चाय के लिए? अभी अभी लाई। कहकशा की शर्माती हुई आवाज़ सुनाई दी और फिर वो जल्दी से बावर्ची खाने की तरफ चल पड़ी। न जाने अपना कौन सा राज छुपाना चाहती थी। मैं भी जहन पर एक अजीब सा बार लिए हुए वापस चल पड़ा। रशीद साहब हुक्का ताज़ा कर रहे थे। कह दिया चाय के लिए? जी हाँ। नमाज पढ़ी होगी भी कहकशा? जी हाँ। मैं कुर्सी पर बैठ गया और रशीद साहब मेरे नज़दीक बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे। कई मन खामोशी से गुजर गए। फिर रशीद साहब की आवाज़ उभरी। नवाब साहब भी तुम्हें बेहद पसंद करने लगे हैं। बेहद सादा और नेक इंसान है। मेरे बचपन के साथी हैं, हमने एक ही स्कूल में तालीम हासिल की थी। मेरे वालिद साहब भी फिरोजुद्दीन के वालिद मरहूम के मुलाजिम थे। बड़े आला लोग हैं। क्या मजाल है जो मुझे मुलाजिम समझा हो। मैं समझ चुका हूँ, लेकिन मैं नहीं समझ सका। रशीद साहब एक तवील सांस लेकर बोले। जी? मैंने इस अजीब जुमले पर चौंक कर इन्हें देखा। हाँ भाई, मैं नहीं समझ सका। क्या? जब मैं नहीं समझ सका तो तुम्हें क्या बताऊँ? रशीद साहब बोले और इनकी बात पर मुझे हंसी आ गई। हंसने की बात नहीं सरफराज मियाँ, यह हकीकत है। जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो बुरी तरह उलझ जाता हूँ। मेरे बारे में? मैं चौंक पड़ा। हाँ तुम्हारे। मेरे बारे में क्यों सोचते हैं रशीद साहब? मेरी आवाज़ में उदासी आ गई, न जाने क्यों। अहमक हूँ, दीवाना हूँ, लेकिन मैं ही क्या, हर शख्स अहमक होता है, पागल होता है। कैसी अजीब बात है, जो दिल से इस कदर करीब है, इसकी हकीकत नहीं मालूम। मैं एक बेहकीकत इंसान हूँ रशीद साहब, एक मामूली सी हैसियत का इंसान, जिसका दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप जैसी हस्ती का सहारा ना मिलता तो बेकसी और तन्हाई का एहसास कब तक साथ जाता। अल्लाह ना करे मियाँ, अब तो तुम तन्हा नहीं हो। अब तो तुम ये नहीं कह सकते कि दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। सब है मियाँ, हम सब हैं तुम्हारे। काश मैं आपके इस खुलूस का कोई सिला दे सकता। खुलूस बेकीमत चीज़ है, इसका कोई सिला नहीं होता। तुम्हारी अपनायत, तुम्हारी मोहब्बत काफ़ी है, रशीद साहब ने कहा, और मैं खामोश हो गया। मैं किसी कीमत पर रशीद साहब को अपने बारे में कुछ नहीं बता सकता था। न जाने कितने मसले खड़े हो जाते। नहीं, इन्हें कुछ बताना दुरुस्त नहीं। कहकशा चाय ले आई और माहौल बदल गया। मैंने कहकशा की तरफ देखा। आज न जाने क्या हो गया था। फजूल है, बकवास है, लानत है मुझ पर। मेरी सोच के धारे नहीं बदलने चाहिए। मैं इसे बहन कह चुका और मैं निगाहें झुकाए चाय पीता रहा। थोड़ी देर के बाद नवाब साहब का मुलाजिम आ गया। क्या बात है शादो? रशीद साहब बोले। हुजूर, नवाब साहब ने भेजा था कि अगर सरफराज साहब न जागे हों तो इन्हें जगा दिया जाए। सुबह ही सुबह निकल जाएंगे, वरना फिर धूप में सफ़र करना पड़ेगा। नवाब साहब तैयार हैं? मैंने पूछा। जी हाँ, बरामदे में बंदूक लिए टहल रहे हैं। ओह, तो फिर मैं चलता हूँ रशीद साहब। हाँ, दरअसल गलती हुई, रात को ही मालूम कर लेना चाहिए था किस वक्त रवानगी का इरादा है। कहकशा से कह दिया जाता है कि नाश्ता तैयार रखें। क्या नवाब साहब ने नाश्ता कर लिया शादो? जी, कह रहे थे कि राना फारूक साहब के यहाँ नाश्ता करेंगे। अच्छा, हाँ फिर ठीक है। शादरा है ही कितनी दूर? रशीद साहब मुतमईन होकर बोले, और फिर वो भी मेरे साथ ही कोठी के बड़े हिस्से की तरफ आए। नवाब साहब दर हकीकत तैयार थे। खूबसूरत गैर मुल्की राइफल लिए वो बेहद वजी नजर आ रहे थे।
बहुत खूब भैया, आप भी तैयार हैं? दरअसल मैं रात को कहना भूल गया था कि सुबह ही सुबह निकल चलेंगे तो बेहतर रहेगा। नवाब साहब हमें देखते ही बोले। मैं सुबह ही उठ गया था नवाब साहब। तैयार हो? जी हाँ। तब फिर चलो जाएं रशीद साहब। खुदा हाफिज नवाब साहब। शादो, नवाब साहब ने मुलाजिम को आवाज़ दी। जी हुजूर। जीप तैयार है? बिल्कुल तैयार है हुजूर। आओ सरफराज मियाँ। अच्छा भाई, खुदा हाफिज, 2-3 रोज में लौट आएंगे। नवाब साहब ने रशीद साहब से कहा। रशीद साहब ने हम लोगों को खुदा हाफिज कहा। एक कीमती जीप तैयार खड़ी थी। इसमें भी 2 राइफलें और काफ़ी तादाद में कारतूस रखे हुए थे। कुछ दूसरा सामान भी था। नवाब साहब एक सादा से कुर्ते पजामे में थे, लेकिन इनकी वजाहत लिबास की मोहताज नहीं थी। वो मेरे बराबर ही बैठ गए और मैंने स्टीयरिंग संभाल लिया और जीप बर्क रफ्तारी से दौड़ने लगी। तुम्हारी ड्राइविंग तो बहुत उम्दा है। दहली के आखिरी किनारे से निकलने के बाद नवाब साहब बोले। नवाजिश। वैसे सरफराज मियाँ, तुम्हारे बारे में तफसीलात नहीं मालूम है। नवाब साहब बोले। क्या दर हकीकत रशीद से तुम्हारा कोई दूर का रिश्ता नहीं है? दूर का रिश्ता नहीं है नवाब साहब, मैंने अजीब से अंदाज में कहा। क्या मतलब? बहुत नज़दीक का रिश्ता है। मेरे लिए वो बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं, मैंने कहा। बेहद नेक इंसान है, फरिश्ता सिफ्त है, मेरे बचपन का दोस्त है, लेकिन बेहद खुददार और हसास। पूरा निज़ाम इसके हाथ में है, लेकिन क्या मजाल जो इसने अपनी महदूद ज़रूरतों के अलावा कुछ किया हो। सच पूछो मियाँ तो मेरे लिए भाई की हैसियत रखता है। नाज करता हूँ इसकी मोहब्बत पर। ऐसे ही आदमी है वो। न सिर्फ वो, बल्कि इसके घर के अफराद भी। साला वालदैन की औलाद भी साला होती है। वैसे तुम मेरे बारे में मशकूक मत होना, कौसर भी बुरी लड़की नहीं है। इसके बिगड़ने की वजह मैं बता चुका। रशीद साहब की बेपनाह मोहब्बत ने कौसर साहिबा की बातों का एहसास किया, वरना मैंने इनकी बातों का बुरा नहीं मनाया था। कभी मत मनाना बेटे, मेरे ऊपर एहसान होगा, नवाब साहब ने कहा। शर्मिंदा ना करें नवाब साहब। लेकिन मैं बड़े चालाक हो। जी, मैं हैरत से बोला। हाँ, अपने बारे में गुफ्तगू फिर गोल कर गए। मैं अर्ज कर चुका हूँ, मामूली हैसियत के इंसान हूँ। तालीम हासिल कर ली थी, मुलाजमत की तलाश में आया था कि रास्ते में रशीद साहब मिल गए। यूँ समझे किस्मत यावर थी, वरना जाने कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़ते। वालदैन हैं? और ये सवाल बड़ा अजीब था। मेरे वालदैन मौजूद थे, जैसे भी थे, इनकी ज़िंदगी मुझे अजीज थी। जी हाँ, मैंने जवाब दिया। कहाँ है? एक छोटे से देहात में। मियाँ, इस देहात का कुछ नाम भी होगा? जी हाँ, हयातपुर। मैंने एक फर्जी नाम ले लिया। हयातपुर सुना नहीं कभी, शायद बहुत ही गैर मारूफ है। जी हाँ, बहन भाई भी होंगे। बड़ा गलत मौजूद छिड़ गया था, लेकिन मैं नवाब साहब को रोक भी नहीं सकता था। चनाचा झूठ बोलते रहने के अलावा कोई चारा नहीं। जी हाँ है। वालिद क्या करते हैं? थोड़ी सी जमीन है, वही काश करते हैं। वो बिन्हें कुछ भेजते हो? दूसरे भाई खाते पीते हैं, वालदैन मुतमईन है। ठीक है, लेकिन अपना फर्ज भी पूरा किया करो बेटे। वालदैन के बहुत हकूक होते हैं, नवाब साहब ने कहा, और मेरे दिल पर एक घूंसा सा लगा। मैंने वालदैन के हकूक से कब इनकार किया था, लेकिन खुद वालदैन ने मेरे हकूक तस्लीम नहीं किए थे। जीप खामोशी से सफर कर रही थी। नवाब साहब के सवालात ने मुझे मेरा घर याद दिला दिया था। मेरे जहन पर एक अजीब सी उदासी मुसल्लत हो गई थी। नवाब साहब भी खामोश होकर किसी सोच में डूब गए थे। ये खामोशी काफी देर तक तारी रही। फिर नवाब साहब भी बोले, सरफराज मियाँ, और मैं चौंक पड़ा। जी नवाब साहब, मेरा ख्याल है कि घर याद आ गया। मियाँ, जब दिल चाहे छुट्टी लेकर घर हो आना, फिक्र की क्या बात है। और फिर यूँ भी घर के 4 दीवारी मर्दों के लिए नहीं है, मर्द घर से बाहर ही अच्छा लगता है। जी हाँ, मैंने अफसरदा सी हंसी के साथ कहा। हमें देखो, घर बाहर होते हुए भी दर बदर है। कभी अफ्रीका में, कभी अमेरिका में, कभी जापान के जंगलात में भटक रहे हैं, तो कभी मलाया में। सच जानो तो मियाँ, जिंदगी ही यही है। तुमने अफ्रीका से दिलचस्पी जाहिर की थी। जी हाँ। क्या तुम्हें सफर से दिलचस्पी है? बेहद। तब फिर अगर दिल चाहे तो हमारे साथ चलो। इस बार अफ्रीका ही जाने का प्रोग्राम है, लेकिन रशीद मियाँ तुम्हें इजाजत नहीं देंगे। मैं इनसे इजाजत हासिल कर लूंगा। और तुम्हारे घर वाले? इस सवाल पर मैं खामोश हो गया। नवाब साहब की जहनी रो भी किसी और तरफ चली गई थी। इसके बाद इस बारे में और कोई गुफ्तगू नहीं हुई और नवाब साहब बिल्कुल खामोश हो गए। वैसे मैं संजीदगी से इस बारे में सोच रहा था। मेरा प्रोग्राम बहुत तवील था, मुझे बैरून मुल्क जाने में बहुत सी मुश्किलात का सामना था, लेकिन अगर नवाब साहब चाहते तो मैं बआसानी यहाँ से निकल सकता था। घर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। मेरे घर वालों ने कौन सा मुझे याद किया था? किसी के जहन में गुमान भी नहीं होगा, किसी के दिल में ख्याल भी नहीं होगा। मैं तो एक बेकार और बेमसरफ इंसान था। फिर मेरी यहाँ क्या जरूरत है अगर नवाब साहब मुझे अपने साथ ले चलने पर आमदा हो जाए। जीप सफर करती रही और फिर हम शाहदरा में दाखिल हो गए। राना फारूक अहमद की कोठी शाहदरा में अपनी मिसाल आप थी। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।